क्या पढ़ रहे थे हम? 16 ग्रुप एलिमेंट। 16 ग्रुप एलिमेंट में हमने पढ़ा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम और पोलोनियम। ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा राजेश के बाद कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये हाइड्राइड बनाता है। और हाइड्राइड इसमें कौन कौन से होंगे आपके पास? H2O, H2S, H2SE, H2TE और आपके पास कौन कौन होगा? ब्लर होगी क्या? अब देखो, मेरे को ये आगे आना पड़ेगा क्या? ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, दोबारा कर लेते हैं इसको। ये देखो, अब ठीक है ना? अब तो सही होगी। चलो ठीक है जी, हो गई तो सही। कल आपने को इसमें कुछ चीजें पढ़ाई रहे कि आपके पास कुछ बातों का इसमें ज्ञान होना चाहिए। वो ये था कि आपके पास जब भी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा तो बनेगा हमारे पास H2O बनेगा, H2S बनेगा, H2SE बनेगा, H2TE बनेगा। ये PO थोड़ा कम बनाता है। फिर इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताया था कि आपके पास इसमें जब जाएंगे नीचे तो स्ट्रक्चर क्या थी आपके पास? ये थी। सभी की स्ट्रक्चर बेंच शेप होती है। इन सब की स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंच शेप होती है। एंगल कितना था? इसका होता है 104.5, इसका 92 पॉइंट समथिंग था, इसका 91 था, इसका 90 था। और आपको बोला था कि जब भी मैं डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप के अंदर अगर एलिमेंट सेम है तो हमेशा बॉन्ड एंगल क्या होता है रजिए? डिक्रीज होता है। हमेशा बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है। एक ये बताया था जी हमने। फिर इसमें हमने पढ़ा था जी वोलाटिलिटी, कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा वोलाटाइल है। और वोलाटाइल का मतलब सिखाया था आपको कि कौन सा कंपाउंड जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जैसे सपोज करो आपको एग्जांपल दे कि पानी और डीजल या नेल पेंट रिमूवर वगैरह, उनमें से ज्यादा वोलाटाइल कौन है? तो आप बोलोगे डीजल, पेट्रोल, नेल पेंट रिमूवर, ये सब बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो क्या हो गए? कहते जी वो ज्यादा वोलाटाइल है। ठीक है। तो इसमें से जो वोलाटाइल कौन हुआ? सबसे ज्यादा वोलाटाइल वो कौन होगा रजे? ये होता है H2TE। तो यहां से यहां तो वोलेटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। और यहां से यहां क्या करेगी? डिक्रीज। सबसे लीस्ट वोलेटाइल कौन होता है? वाटर होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। फिर आपसे रीजन पूछ लेगा। इन दोनों में क्वेश्चन आता है H2O और H2E, सॉरी, H2O और H2S के अंदर ज्यादा वोलेटाइल कौन है? तो हम बोलेंगे H2S है जी, क्योंकि एक तो वो गैस है। और वो कम क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस केस के अंदर ना ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। तो इसमें रीजन रहेगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो ये, एक क्वेश्चन ये होगा रजे कि एक्सप्लेन व्हाई H2O इज ए लिक्विड व्हाइल H2S इज ए गैस, जबकि दोनों सेम कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। H2S क्या होता है? लिक्विड होता है। और H2S क्या आती है? गैस। तो आप रीजन क्या दोगे? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी वाटर के अंदर, इससे मॉलिक्यूल पास पास रहेगा, बॉन्डिंग स्ट्रोंग होगी, इसलिए वो क्या रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जबकि सल्फर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, साइज भी बड़ा होता है, तो इसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन H2S जो होती है वो क्या होती है? ये गैस होती है। ठीक है। ये सब इस चीजें में हम देखेंगे। फिर आगे आएगा राजेश के आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था 15 ग्रुप में। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है रजे? पिछली बार बताया था कि कोई भी सब्सटेंस हीट के अगेंस्ट कितना ज्यादा स्टेबल है, यानी कि कोई हीट को कितना रोक पाता है। जो हीट करने पर जल्दी टूट जाएगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हम बोलेंगे कम है। और जो हीट के अगेंस्ट काफी लंबे टाइम तक बना रहेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? वाटर की होती है जी।
क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना, इसलिए कहता है जी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा रजे, उनको तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए बोलेंगे कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है इनकी वो डाउन द ग्रुप जाएगी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये ध्यान रखिएगा कि H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे एक वर्ड आएगा राजेश के अंदर एसिडिक कैरेक्टर, इसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा, एक आएगा एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में पूछेगा राजे इन पांचों में से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होता है, इन पांचों में से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, कौन होगा जी। अब एसिडिक कैरेक्टर किसके भी यहाँ पर बताएंगे, हम बोलेंगे कि जो सब्सटेंस जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन देता है वो उतना अच्छा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होता है, वो उतना अच्छा क्या होता है रजे, एसिडिक नेचर का होता है जी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग खुद बताओ रजे कि इसमें सबसे जल्दी H पॉजिटिव आयन कौन लॉस करेगा, जिसका साइज छोटा है कि साइज जिसका बड़ा है। अब इसको हम एक व्यू से देखें तो मैं इसको ऐसे बोल दूं कि सपोज को स्ट्रक्चर के बिहाफ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन का ये H पॉजिटिव ये स्ट्रक्चर होगी, सल्फर का साइज बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी बड़ी होगी, सेलेनियम की बॉन्ड लेंथ थोड़ी और बड़ी होगी, और टेरिलियम की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज तो सेम रहता है, लेकिन आपको देखो ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन का साइज इतना है, अब ऑक्सीजन का साइज इतना ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस थोड़ा कम, हाइड्रोजन का साइज इतना बट इसका साइज बड़ा, तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितना बड़ा साइज करोगे बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं जितनी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी। अब आपको ये देखना था कि इसमें से सबसे जल्दी H पॉजिटिव किसका टूटेगा, तो हमें बहुत अच्छे से पता है जितना साइज छोटा होता है उसका बॉन्ड टूटना मुश्किल होता है, साइज बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उसका H पॉजिटिव जल्दी टूट जाएगा। तो किसका जल्दी टूटेगा जी, H2TE का। ठीक है, तो सबसे जल्दी H2TE का बॉन्ड टूटेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसके होंगे, और हाइड्रोजन और OH का बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है इसलिए तोड़ना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे लेट किसका टूटेगा, OH का। तो हम बोलेंगे ना कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये सॉरी एसिडिक कैरेक्टर किसके होंगे, H2E के। ठीक है, इसलिए H2O जो होता है वो H पॉजिटिव जल्दी तोड़ता ही नहीं है, तो ये क्या होता है, इसको अपन न्यूट्रल मान लेते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, और जब नीचे आएंगे तो H जल्दी जल्दी टूटेगा, तो ये एसिडिक, मोर एसिडिक, और ये भी मोर एसिडिक। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे रहे तो सिंपल सी एक लाइन याद रखना आपने कि नीचे जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन के भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना जल्दी H पॉजिटिव का बॉन्ड टूटेगा वो उतने ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इस केस में एसिडिक कैरेक्टर क्या करेंगे रजे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर आएगा रजे आपके पास इसी के अंदर, इसी केस में पढ़ेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये सेम हमने ना 15 ग्रुप में भी पढ़ी थी अमोनिया वगैरह के लिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके होंगे, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके होंगे। अब वही केस थी सेम ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड वाला, कहते जी आपके पास जब भी कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को लॉस करेगा, हाइड्रोजन को जब लॉस करेगा तो उसको एसिडिक कैरेक्टर बोलते हैं। दूसरा, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के केस में आप क्या बोलेंगे, जो जितना जल्दी अपना H पॉजिटिव को छोड़ देगा उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी हो रहा है या उसका ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा होगा।
ठीक है, तो इस केस में देखो जी, सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन किसका होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो सबसे जल्दी H पॉजिटिव लॉस कर देगा। इनमें से सबसे जल्दी H पॉजिटिव लॉस करेगा ये टी, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है सबसे जल्दी, हाई। सबसे कम किसका होता है? इसका ऑक्सीडेशन सबसे कम, क्योंकि बहुत लेट अपना OH नेगेटिव छोड़ेगा। तो हम बोलेंगे जो जितना जल्दी, जिसका जल्दी ऑक्सीडेशन होगा रजे, वो उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो उतने अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन किसका हुआ? टेरिलियम का। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी सबसे जल्दी हुई, तो इसके रिड्यूसिंग एजेंट सबसे क्या हो गए? अच्छे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ये होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे कम कौन होगा? ये वाला लो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप खुद देख के बता सकते हो कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहे हैं। हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमेशा क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? तो सिंपल बात ध्यान रखिएगा, साइज जितना बड़ा होगा इस हाइड्राइड केस में, उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होंगे, उसके एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे, और आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी रचिए? कम होगी। उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ये तीन फैक्टर हैं जो आपको इसमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से क्वेश्चन पक्का निकल के आता है जी। तो ये था जी आपके पास हाइड्राइड के केस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर, ये सब आपने इसमें देखना था। ठीक है, तो ये था जी आपका हाइड्राइड वाला केस। अब करेंगे रजे हम रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ, कि अगर मैं इस 16 ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 16 ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? तो करते हैं जी इसको ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अब देखो, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? कोई कंपाउंड नहीं बनता, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, O2 तो O2 ही रहता है। फिर सल्फर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? अब करें, इसमें दो टाइप के कंपाउंड बनते रहे, इसको ध्यान से देखिएगा। एक ऑक्सीजन को एक कर सकता है तो O3 जरूर बनेगा, ओजोन, और ये O2 ही रहता है। लेकिन अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। सेलेनियम के साथ करूंगा तो बनेगा SeO2 और SeO3। टेरिलियम के साथ करूंगा तो बनेगा TeO2 और TeO3, और PO के साथ करूंगा तो PO2 बनेगा। और हमें पता है कि वो जो पोलोनियम है वो 6 पॉजिटिव वाले कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा ना तो ये सब कंपाउंड बनते हैं। सल्फर के लिए SO2 और SO3, सेलेनियम के लिए SeO2, TeO2, POO2, ये सब कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें हमें वन बाय वन इन सबको डिटेल में पढ़ना है कि इसमें कौन सा कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या नहीं होगी, कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा रवि। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइऑक्साइड के साथ। इसमें हम इसको दो नाम देंगे रचे। एक बोलेंगे, ये जब 2 वाला बना रहे इसको बोलेंगे डाइऑक्साइड, और ये 3 वाले हैं तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राइऑक्साइड। जैसे SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं और सल्फर SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जी हम। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, डाई हैलाइड्स की स्ट्रक्चर, कि आपके पास जो डाई हैलाइड्स है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? डाई हैलाइड्स की स्ट्रक्चर, इस SO2 की स्ट्रक्चर अगर आप देखो, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है तो निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एलिमेंट का क्या निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसके पास? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम तो है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बनाता है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो प्लस में 0/2 तो 3 आ जाएगा। 3 के लिए क्या बनेगा? sp2। क्या बनेगा?
sp2। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी रजी? आपके पास क्या था जी, sp2 ये होता है, ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो लेकिन ये 2 ही बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और एक क्या रहेगा इसके पास, लोन पेयर। एक क्या रहेगा इसके पास, लोन पेयर। ये है आपके पास इस सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर। सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? कहते जी इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होती है, sp2 होती है, बट शेप क्या होती है, बेंड शेप होती है रजी। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है ना बेंड शेप, वैसे इसकी शेप होती है SO2 की। ऐसे ही सेम सभी की SeO2, TeO2, PeO2 सबकी स्ट्रक्चर सेम ही होती है। इसमें सबकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है। फिर आपसे पूछेगा इसमें एसिडिक कैरेक्टर, कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे कैसे होंगे। आपसे पूछेगा जी डाउन द ग्रुप जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे। एसिडिक कैरेक्टर इसके डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब कैसे पता चला? देखो जी आपके बोलेगा कि आपके पास जैसे SO2 है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो H2S था, एक आपके पास SO2 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। दोनों के एसिडिक कैरेक्टर आपसे पूछ लिए उसने, दोनों के एसिडिक कैरेक्टर उसने पूछ लिए। अब दोनों के एसिडिक कैरेक्टर बताने का तरीका दोनों का अलग अलग है। दोनों के एसिडिक कैरेक्टर बताने का तरीका दोनों का अलग अलग होगा राजी। अगर आपसे H2S के लिए पूछा गया एसिडिक कैरेक्टर, तो इसके लिए आप रीजन क्या देंगे, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन का लॉस करना। इसके लिए अपने क्या दिया था, H पॉजिटिव का लॉस करना, कि जो सब्सटेंस जितना जल्दी H पॉजिटिव लॉस करेगा वो उतना ही अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होगा। और हमने बोला जितना साइज बड़ा होगा उसके एसिडिक कैरेक्टर उतने ही क्या होंगे रची, ज्यादा होंगे। इस ब्याह पर हमने बोला। लेकिन अगर मैं आपको SO2 के लिए बोलेगा कि इसके एसिडिक कैरेक्टर बताओ, जैसे अब इसी से पूछ ले इसको छोड़ के, कि इन सभी में एसिडिक कैरेक्टर बताओ ज्यादा किसके हैं, तो अब आपको इसके अंदर हाइड्रोजन वाला रीजन थोड़ी देंगे। आप ये थोड़ी बोलोगे कि जो सब्सटेंस जितना जल्दी H पॉजिटिव दे वो एसिडिक कैरेक्टर, गलत हो जाएगा। तो एक चीज को डिफाइन करने के लिए भी अलग अलग तरीका है, पर ये अपने को देखना पड़ेगा कि किसके बिहाफ पर आपने आंसर देना है। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्राइड वाले को तो आपने हाइड्रोजन के बिहाफ पर आंसर दिया, लेकिन अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताओगे, इसके एसिडिक कैरेक्टर आप कैसे बताओगे, ये आपको सोचना था जी। और यही आपके वहां कॉमन सेंस लगेगी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे दोगे जी आप? अब देखो इसमें कैसे आप देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं रब करता हूं। मान लीजिए अब आपको बोला है एक SO2 है, SeO2, PeO2 और PeO2, ये है आपके पास। ठीक है, O2 तो हमें पता है ऑक्सीजन गैस ही होती है, क्योंकि कंपाउंड तो उसके साथ बनता नहीं ना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसमें आपसे पूछ लिया मुझे इसके एसिडिक कैरेक्टर बताओ। ठीक है, और ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, H2O, H2S, H2FE, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो रजे। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए आपको। अब इसके एसिडिक कैरेक्टर किसके बिहाफ पर बताए, हाइड्रोजन के बिहाफ पर, क्योंकि हाइड्रोजन था। और हमने बोला कि जो सब्सटेंस जितना जल्दी H पॉजिटिव लॉस कर देता है वो उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो हमने बोल दिया कि भाई साहब जिसके कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव जो जितना जल्दी लॉस करेगा वो उतना अच्छा एसिडिक होगा, और जो जितना जल्दी एसिडिक होगा जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है जी, लेकिन अब बात आ गई ऑक्साइड की रजे। ऑक्साइड के बिहाफ पर आप कैसे बताओगे? इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको मैं पिछली बार भी बताया था, जब ऑक्साइड आ जाए ना, और ऑक्साइड के केस में आपसे बेसिक और एसिडिक पूछे, तो याद रखा करो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक वाला कैरेक्टर याद करो। अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेसिक। अगर आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड है तो क्या होगा, एसिडिक। ये बात तो पता है ना कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक। ये आपको लाइन पता है, नहीं पता तो याद ही रखा करो। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम कैसे बताएंगे, तो सारे ही नॉन मेटल है, सारे नॉन मेटल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे एसिडिक है? नहीं, इसमें भी
अब मेटल और नॉन मेटल किसके भी यहाँ पर देखते हैं, आपको बताया था साइज के भी यहाँ पर, तो आपको साइज वाला फैक्टर जरूर याद रखना है रजे। तो अब भी हम साइज के ऊपर देखेंगे। तो देखो, बोलेंगे कि जितना साइज छोटा होता है, जिसका साइज जितना छोटा होता है वो उतना अच्छा नॉन मेटल होता है, ये बात याद रखनी है। साइज जितना छोटा वो उतना अच्छा नॉन मेटल, और साइज जितना बड़ा वो उतना अच्छा मेटल। तो यहाँ दो बातें क्लियर हो जाती हैं जी आपको कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो अब यहाँ देखो, सल्फर का साइज इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे छोटा है। इसके अंदर इन चारों में सबसे छोटा साइज किसका है, सल्फर का। तो सल्फर क्या हुआ, सबसे अच्छा नॉन मेटल। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, सेलेनियम। सेलेनियम के मैं लिए क्या बोलूंगा, ये भी नॉन मेटल ही होता है, लेकिन इसके नॉन मेटल के करेक्टर सल्फर से 2-10% कम होंगे। तो ये भी नॉन मेटल में ही काउंट कर रहे थे, पर थोड़ा सा लेस नॉन मेटल बोल दो। टेरिलियम के जो करेक्टर हैं वो नॉन मेटल इससे और भी कम होंगे। ये थोड़ा सा, ये भी लेस मेटेलिक, ये थोड़ा सा मेटेलिक हो जाता है। और इसका साइज सबसे बड़ा है, तो ये एक टाइप का मेटेलिक की तरह काम करेगा। तो दो बातों का ध्यान रखो रजेश के अंदर, कि जैसे जैसे साइज नीचे हम नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है। और हमें पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो आप खुद देखो, ऊपर वाला तो क्या हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के कैरेक्टर कम हो जाएंगे और बढ़ेंगे किसके, मेटल के। और नीचे वाला सबसे अच्छा है मेटल ऑक्साइड। तो आपको ध्यान आना चाहिए, +2 में हो गए हो तो दो बातों का ध्यान क्या रहा, कि आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड डिक्रीज कर रहा है, और मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, ऐसे बोल दो दूसरा, और ऐसे बोलेंगे मेटल ऑक्साइड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो आप बोलिए बहुत बहुत अच्छा नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो इसके कैरेक्टर क्या होंगे, कहता जी एसिडिक होगा। ठीक है। सेलेनियम जो है वो सल्फर से थोड़ा सा कम नॉन मेटल होता है, उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सल्फर से थोड़े से क्या होंगे, कम। तो इसके एसिडिक कैरेक्टर भी तो क्या होंगे, सल्फर से कम होंगे ना। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, थोड़ा सा लेस एसिडिक बोल दो, कहता जी ये लेस एसिडिक होगा। टेरिलियम की बात आएगी, ये और भी लेस एसिडिक होगा। और इसके अंदर ध्यान देना, ये कैरेक्टर ऐसे आते हैं भी 50% इसमें मेटल के कैरेक्टर होते हैं और 50% इसमें नॉन मेटल के कैरेक्टर आ जाते हैं इसकी स्थिति में। तो इसके कैरेक्टर क्या होंगे, कहता है ये आधा एसिडिक और आधा बेसिक। तो इसको आप क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं, कि इसके अंदर भाई एसिडिक और बेसिक दोनों के कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि एसिडिक क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोल दो। और ये PO2 क्या बन जाएगा, कहता जी ये बेसिक ही होता है, क्योंकि इसके अंदर मेटल के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। समझ में आया जी। ऐसे ही आगे सब ग्रुप के अंदर आता है, इसलिए मैं बार बार एक ही बात बोलता रहता हूँ कि ऑक्सीजन के अगर ऑक्साइड है ना आपके पास, किसी के भी ऑक्साइड हो, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए कंसेप्ट क्या लगेगा आपके पास, यही मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड के बिहाफ पर आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताओ। अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड के केस में आपको एसिडिक कैरेक्टर पूछता है, फिर आप हाइड्रोजन वाले बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बताओ। इसके बिहाफ से हम दोनों चीजें क्या कर सकते हैं, प्रूव करेंगे। जिससे जैसा पूछा गया उसका आंसर वैसे ही देना अपने। ठीक है ये बात, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है रजी। अब इसके अंदर फिर आगे क्या रहेगा, देखो इन दो चीज, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं। हम इसको दो तरफ से बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज दिखाई दे रहा है। अगर आपसे बेसिक कैरेक्टर के बिहाफ पर पूछ ले फिर, तो हम बोलेंगे ना कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बेसिक कैरेक्टर तो बिल्कुल कम, थोड़े से ज्यादा होंगे, थोड़े से और बड़े होंगे, और यहाँ और भी ज्यादा होंगे। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन दो बातों का आपने ध्यान में रखना है। फिर आएगा राजेश के ऊपर
रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसके लिए अलग से देखते हैं जिसको हम, इसके रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जैसे सल्फर की बात करो, ये सल्फर है, सल्फर हमें पता है +2 भी बनाता है, +4 भी शो करता है और +6 भी करता है, सारे कंपाउंड बनाता है ये, +2 +4 और +6। अब इसमें अगर क्वेश्चन आपसे ये आ जाए, एक तो होता है SO2 और एक होता है SO3, आपसे को ये पूछे इसमें से मोर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसके होंगे, मोर कोवलेंट इन नेचर, तो आप कैसे बताओगे? याद हमने PCl3 और PCl5 पढ़ा था, आपसे पूछा था कि इसमें से ज्यादा कैरेक्टर किसके होंगे, तो हमने बताया था कि इसके भी पर कोवलेंट कैरेक्टर किसके भी पर बताते थे, फजान रूल के भी पर बताते थे जी हम, और फजान रूल आपको याद होगा जी। इसमें कटायन भी सेम है, अनायन भी सेम है, किसके भी पर बताएंगे, चार्ज के भी पर, जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसके कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, उसके कोवलेंट कैरेक्टर उतने क्या होते हैं रजे, ज्यादा होते हैं। तो क्या रहेगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +4, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +6, तो आप खुद बताओ कि +4 और +6 में से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके होंगे, ऑब्वियसली +6 के होते हैं, तो +6 हैज ए मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन +4, तो SO2 और SO3 में से ज्यादा कोवलेंट नेचर का कौन होगा, तो हम आसानी से बोलेंगे SO3 के कैरेक्टर मोर कोवलेंट होते हैं जी, किसके, SO2 के मुकाबले। ठीक है जी, फिर आते हैं जी आपके पास इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग वाली, और वो सब देखो। अब कहता है कि आपके पास ये SO2 है, SO2 किस केस में है, +4 के केस में। स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तब क्या होगा, तब भी यही होता है कि जितना ज्यादा मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी SO3 के ज्यादा है, और स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल यही है जी, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। कोई भी एलिमेंट जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा रजे, वो उसका कंपाउंड सबसे स्टेबल होता है। तो यानी कि अब आप यह याद रखना कि सल्फर की +4 से ज्यादा +6 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो कंपाउंड भी वो ज्यादा स्टेबल होंगे जिसमें सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती हो, +4 वाले क्या होंगे, थोड़े से कम स्टेबल होंगे +6 के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें आप क्या रीजन देंगे, अब देखो इसके अंदर SO2, अब ये आपके पास SO2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। SO4 क्या ये सल्फर का +4 +6 में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, और आपको बोला था जब ये +4 +6 में जाएगा तो खुद का क्या करवाएगा बताओ, ऑक्सीडेशन। काम किसकी तरह करेगा रजे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि आपके पास ये SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक और चीज, SO4 ये SOO है, सल्फर है, +4 से क्या +2 में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और जब ये +4 से +2 में जाएगा तो बताओ क्या होगा जी, +4 से +2 में जाएगा तो क्या होगा, तो बोलो जी +4 से +2 में जाएगा तो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा रजे, इसमें बोलेगा जो भी आपके डाइहैलाइड्स हैं, जो भी आपके डाइहैलाइड्स +4 वाले चार्ज वाले कंपाउंड हैं वो +6 में भी जा सकते हैं और +2 में भी जा सकते हैं। तो यानी कि वो कंपाउंड जिनका +4 चार्ज है, सुनना बहुत ध्यान से, वो कंपाउंड जिनका +4 चार्ज है वो +6 में जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे खुद का ऑक्सीडेशन करके,
और +2 में रिडक्शन करके जाएंगे तो किसकी तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो जो सब्सटेंस या जो कंपाउंड डाइऑक्साइड वाले हैं, ये सभी के सभी देखो +4 चार्ज है, यहाँ देखो ध्यान से, इन सभी के ऊपर +4 चार्ज है। तो मैं ये बोलूं कि ये सारे कंपाउंड है ना क्या काम करेंगे, कहता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये +6 में भी जा सकते हैं और +2 में भी जा सकते हैं। तो ऑल द डाइऑक्साइड, ये कंक्लूजन ये निकलेगा रजे कि सारे के सारे डाइऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एक तो होगी ये बात। अब आगे और भी होगा, इसमें थोड़ा सा और देखो, आपसे पूछेगा ये कौन था, SO2, SO2 था और PeO2, ये आपके पास डाई ऑक्साइड है। इस डाई ऑक्साइड के अंदर कहता जी आपको क्या देखा कि सभी के सभी प्लस चार्ज बनाते हैं। प्लस चार्ज बनाया तो हमने देखा कि सभी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक बात हमने पता कि +4 +4 +4 और +4, लेकिन अगर आपको याद हो हमने ये भी पढ़ा था कि इन सभी के बहुत स्टार्टिंग में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा था रजे कि आपके पास सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। ठीक है, ये +2 +4 और +6, सल्फर सबसे अच्छे +6 बनाता है, जबकि नीचे जाएंगे ना तो +6 कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये तो बेचारा ना के बराबर ही बनाता ही नहीं है। तो मैं इसमें एक लाइन हमने ऐड की थी ना कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +6 कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी कि सिर्फ सल्फर ही है वो जो सबसे अच्छे 6 वाले कंपाउंड बनाता है। सेलेनियम की 6 बनाने की टेंडेंसी कम, टेरिलियम की और भी कम, और पोलोनियम की बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है हमें पता है कि +4 इन केस में सभी +4 है और ये सब क्या बन सकते हैं, +6 बन सकता है। सबसे जबरदस्त तो यही बनता है, ये +4 से हमेशा +6 में जाना चाहता है। +6 में जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, ये भी +6 में जा सकता है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ये भी +6 में जा सकता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ये नहीं जाएगा +6 में, ये भी बन सकता है एक बार के लिए। पर थोड़ा ध्यान देना रजे, अब यहाँ पर स्ट्रेंथ के ऊपर बात है। कितने मिनट रह गए हैं? एक आधा मिनट बैठ, कोई बात नहीं, दोबारा रिज्वाइन कर लेना, इसको पूरा करो। चलो फिर इसको यहां तक ही देखो। बस इसमें क्या रहेगा, +6 के बाद हमेशा ध्यान देना, +6 की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी डाउन द ग्रुप जाएगी तो क्या होती है, कम, क्योंकि +6 बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, चलो यहीं तक कर लो, बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है, हाँ तू लेट आया था तो ही वो है, जल्दी आएगा यही चलो रोज अलग अलग। ठीक है, ओके बाय।